और हाँ, मुलाकात बन जाती है एक यादगार कहानी। मिली उन लोगों से जिनके अनुभव, सोच और जज्बात बना देते हैं उन्हें खास। दिल से दिल तक जुड़ती है बात, यही तो है सच्ची मुलाकात। सुनिए मुलाकात, मुलाकात जहाँ हर कहानी जिंदगी से मिलती है। मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण कुमार और आप सुन रहे हैं 88.4 मेगाहर्ट्ज पर इरादा रेडियो, जनता का जनता के लिए। इस कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं शरद त्यागी। शरद त्यागी एक पर्वतारोही हैं, यायावर हैं और हिमाचल प्रदेश की सेंज घाटी में रहते हैं। शरद एक अच्छे लेखक और कवि होने के साथ ही पहाड़ से प्रेम करने वालों को रोमांचक यात्राएं करवाते हैं। शरद जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण सर। आपसे तो पुरानी मित्रता है, लेकिन यहाँ इरादा रेडियो में मुझे बुलाने के लिए और इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सर का। शरद जी, मेरा सवाल जो है आपसे, सबसे पहला सवाल यही है कि आपने ट्रैकिंग की शुरुआत कब और कैसे की? सर, ट्रैकिंग से तो मेरा ज़्यादा जिसे कहना चाहिए नेचुरल नाता नहीं है, क्योंकि मैं भारी कदकाठी का व्यक्ति हूँ। तो लंबाई भी है और कुछ चौड़ाई भी है, तो उस वजन के साथ और लंबाई के साथ ट्रैकिंग जो है नेचुरल नहीं आती है पहाड़ों के। इसलिए लोग छोटे कदकाठी के होते हैं, नेचुरली ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट कर पाते हैं ट्रैकिंग में। पर क्या हुआ कि मैं मोटरसाइकिल से ज़्यादा ट्रैवल करता रहा पहले, और जब मैंने तय किया कि नहीं, हिमालय में ही रहना है और हिमालय को अच्छे से देखना है, तो जहाँ एक कोई लिमिट आ जाती है जहाँ आपका वाहन नहीं जा पाता है। तो दुनिया में बहुत सारे, मुझे लगता है ज़्यादातर जो पर्वतारोही रोहण जो है उसमें तो खैर आपको पैदल ही जाना होता है, तो वाहन की एक लिमिटेशन होती है। और ऐसी लिमिटेशन जब मेरे सामने आई, मैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में रहना शुरू कर दिया था। और उससे पहले कुछ ट्रैक जैसे दयारा बुग्याल है उत्तराखंड में, वो मैंने किया था, बट मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा था। मुझे लगा था इतना कष्ट क्यों देना शरीर को, जब हम मोटरसाइकिल से ही पर्वतारोहण एक तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जो अभी तो शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं उसको, लेकिन जैसा कि विदित है, अभी भारत के लगातार पिछले 5 सालों से वो बेस्ट नेशनल पार्क है, इंडिया का यंगेस्ट नेशनल पार्क है। अभी 1994 में नोटिफाई हुआ है और दुनिया के 12 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। बट इसको आपको पैदल घूमना होता है, इसमें गाड़ियाँ नहीं चलती। तो जब मैं वहाँ रहने लगा, और शायद इसीलिए ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है भी, क्योंकि वहाँ प्रदूषण नहीं है, मानव नहीं है, और अब पूरी तरह से संरक्षित है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को द्वारा नोटिफाइड। तो वहाँ घूमने के लिए एक तरह से मेरे आगे मजबूरी आ गई कि अगर इसे एक्सप्लोर करना है तो ट्रैकिंग करनी ही होगी। और उस मजबूरी के चलते ये सफ़र शुरू हुआ। तो सफ़र जब शुरू हुआ तब तो मजबूरी थी, लेकिन सफ़र जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो आज अगर कोई मुझसे पूछे कि आप ट्रैक करना चाहेंगे या मोटरसाइकिल से जाना चाहेंगे, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। और मेरा शरीर अगर सक्षम है तो मैं ट्रैक चुनूंगा, क्योंकि आनंद की अनुभूति जो होती है शायद ट्रैकिंग में ज़्यादा है। और आप प्रकृति प्रेमी अगर हैं, जो थोड़ा बहुत शायद मैं हूँ, तो ऐसा ही हुआ कि मतलब वो आनंद की अनुभूति ट्रैकिंग में फील होने लगी धीरे धीरे, और ये सफ़र आगे बढ़ता रहा और आशा है कि आगे और बढ़ेगा। शरद जी, आपने GHNP के बारे में बताया, तो आप सेंज के बारे में बताएं ज़रा। आप सेंज में बहुत समय से रह रहे हैं, सेंज में आपने बहुत कुछ क्रिएट किया है और लोगों को ऐसी यात्राएं आप करवाते रहते हैं। तो सेंज क्या है, ज़रा उसके बारे में बताएं, फिर हम GHNP के बारे में बात करेंगे। जी कृष्ण सर,
सैंज जो है बड़ी जिसे कहना चाहिए दिलचस्प घाटी है। और एक और तौर पे जैसे आपने मेंशन किया तीर्थन का, तो जो GHNP है उसमें 3 घाटियाँ प्रमुख तौर से आती हैं, लेकिन प्रमुख तौर से 2 आती हैं। एक जो है पार्वती घाटी का कुछ हिस्सा भी GHNP में आता है। सैंज और तीर्थन में ये मेजरली है, इसका बड़ा भाग जो है दोनों इन घाटियों में है, जिसमें से सैंज में इसका सबसे बड़ा भाग है, जो कि एक मेरे लिए बहुत दुखद भी और इंटरेस्टिंग भी दोनों था एक ही समय पे, क्योंकि वहाँ टूरिज्म नहीं है। GHNP में जितना टूरिज्म है वो तीर्थन के तरफ से जाता है। तो जब मैं सैंज घाटी में पहुंचा, शानगढ़ नाम की जगह पे रहना शुरू किया जो इको जोन में आता है GHNP के, तो केवल GHNP ही नहीं, सैंज घाटी के अंदर कई जिसे सब वैली बोलते हैं, छोटी छोटी और घाटियां हैं, और वहाँ की हर एक पंचायत अपने आप में एक तरह से चूंकि टूरिज्म यहाँ पे अभी तक नहीं आया, तो यहाँ का जो जीवन यापन है, मतलब अगर आपको हिमालय में कैसे जीवन यापन होता है ये देखना है, केवल मैं जंगल की बात नहीं कर रहा, जैसे आपने कहा GHNP की बाद में बात करेंगे, तो ये सैंज घाटी इसके लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। और जो होम स्टे कल्चर है, जिसे अब हिमाचल सरकार भी कोशिश कर रही है बढ़ावा दे, जिसका असली मतलब है कि आके आप एक फैमिली का जीवन यापन देखें, कैसे रहते हैं और उनके मेहमान की तरह रहें, उस जो इको टूरिज्म का भी एक पार्ट है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स तो बाकी वैलीज में हैं जो कुल्लू जिले की हैं। तो सैंज घाटी इस दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, और जिसका एक सबसे फेमस पंचायत शानगढ़ है, जहां GHNP इको जोन लगता है, सुचैन और शानगढ़। इसके अलावा रैला 2, रैला 1, धावगी, देहुरी, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इस बातचीत में, लेकिन बहुत ही आप 7 दिन आराम से एक बढ़िया अपना प्रोग्राम बना सकते हैं अगर आप पर्वतों में शांति से रहना चाहते हैं और बेसिक घर का खाना खाना चाहते हैं आपको, तो सैंज घाटी उसके लिए। तो सैंज के बारे में, जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ, सैंज में शांगड़ मेडो है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या शांगड़ या बरशांगड़ गांव से कोई ऐसे ट्रैक निकलते हैं जो छोटे ट्रैक हों या पारिवारिक लोग उसको कम समय में कर सकें? जी सर, बहुत सारे ट्रैक हैं। इनफैक्ट आपने जैसे कहा कि क्रिएट किया मैंने, तो मेरा जो क्रिएशन रहा है वो इसी तरफ रहा है, क्योंकि जो सरकारी वेबसाइट्स हैं और सरकारी जो भी माध्यम है जहाँ से जानकारी मिलती है लोगों को, जैसे हरियाणा का कोई व्यक्ति, हम हरियाणा में बैठे हुए हैं, अभी कुरुक्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो वो जानना चाहे कि मैं, जैसे आपका भी सवाल है कि कौन से ट्रैक, तो आपको वो उतनी जानकारी वहाँ नहीं मिली है। तीर्थन के साइड के ज़्यादा ट्रैक उन्होंने डाले हुए हैं, बट सैंज में ऐसे तो जितने भी मैंने पंचायत बताए सब में छोटे मोटे ट्रैक अवेलेबल हैं। आप कहीं भी जाइए, जैसे हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरी से हमारी कंपनी से कर सकते हैं, तो हम आपको उस समय उसकी जानकारी दे देंगे। बट अगर प्रमुख ट्रैकों की बात की जाए, एक तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस पूरी घाटी को ही अगर हम लेके चलें तो यहाँ एक दिन से लेके, एक दिन का मतलब हुआ कि आप गए और शाम को आ गए और अपने उसी स्टे में रुके, एक दिन से लेके 1 महीने तक के ट्रैक्स अवेलेबल हैं, जो कि बिगनर लेवल से लेके मॉडरेट टफ एक्सपीडिशन लेवल तक के भी हैं। जैसे कोई अगर हरियाणा के व्यक्ति माउंटेनियर है और उसे इस तरह के एक्सपीडिशंस करने हैं कि भाई वो इजी और मॉडरेट नहीं करना चाहता, तो वो भी अवेलेबल है। बट हम बिगनर की बात करेंगे, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा शायद लोग उत्सुक होंगे कि छोटे मोटे ट्रैक कौन से कर सकते हैं, इससे शुरुआत करें वो हिमालय में अपनी ट्रैकिंग जर्नी की। जी। तो शानगढ़, जैसा आपने नाम लिया था, इको जोन में है, और यहाँ से 2 मेन ट्रैक हैं यहाँ से जो शुरू किए जा सकते हैं। उनको आप 1 डे में भी कर सकते हैं, उनका आधा पार्ट करके, या फिर उनको आप फुल फॉर्म में भी कर सकते हैं, जिनके मैं नाम लूंगा। जैसे थीनी करके एक पहाड़ है, शानगढ़ का जो मेडो है, जो बहुत फेमस अब हो रहा है, जगह जगह वायरल रील्स हैं, बहुत सुंदर है शानगढ़ मेडो। तो शानगढ़ मेडो के ही जैसे और भी मेडोज हैं इस ट्रैक में। और जो शानगढ़ मेडो के बाद जब पैदल चलना शुरू करते हैं तो पहला मेडो आता है गंजाऊ। इसको आप 1 डे ट्रैक भी कर सकते हैं, गंजाऊ थाच बोलते हैं इसको। ये जो है तकरीबन, जैसे शानगढ़ की जो ऊंचाई है 6300 फीट है समुद्र तल से,
गंजाऊ की जो ऊंचाई है करीबन 7,900 फीट है। तो इसमें आप करीबन 3 घंटे का ट्रैक करके गंजाऊ पहुंचते हैं। आप वहाँ नाइट स्टे भी कर सकते हैं या वापस भी आ सकते हैं जी। बट आप थीनी के लिए कंटिन्यू करते हैं तो आपका सेकंड नाइट स्टे थीनी टॉप पे होता है, जो कि 11,500 फीट है, जो फुल टॉप है। पहले उससे थाच पड़ता है जो 10,500 फीट है। 10,500 फीट पे आप सेकंड नाइट स्टे करते हैं। ये सब जंगल के अंदर होता है, आपको टेंट के अंदर रुकना होता है, बट लोकल टीम आपके साथ होती है जो खाना बनाती है वहीं पत्थरों पे, लकड़ी पे, और आपके लिए बाकी सब व्यवस्थाएं करते हैं, बट खुद आपको चलना होता है, अपना बैग खुद उठाना होता है। तो थीनी टॉप से जाके फिर तीसरे दिन आप वापसी करते हैं। ये एक पूरी तरह बिगनर ट्रैक है जिसपे 5 साल से ऊपर के बच्चे भी आप ले जा सकते हैं। ये साल भर किया जा सकता है, लेकिन दिसंबर से लेके मार्च तक ये स्नो ट्रैक के रूप में किया जाता है, जो थोड़ा सा जिसमें फैमिली फ्रेंडली आप कहें तो नहीं होगा, एडवेंचर सेक्शन थोड़ा बढ़ जाता है। बट अप्रैल से लेके नवंबर तक ये बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली, बच्चे ले जाइए। आपके लिए अगर आपको कुछ दिक्कत है तो हम मैट्स की जगह ज़्यादा अच्छे गद्दे वाले मैट्स भी भिजवा देते हैं, क्योंकि दूरी नहीं है ज़्यादा। और इसमें आपको हर तरीके से, मतलब एक कहना चाहिए कि जब आप ट्रैकिंग की शुरुआत करते हैं तो एकदम से अगर एडवेंचर आ जाएगा तो आपको दिक्कत होती है। तो बिगनर फ्रेंडली ट्रैक है। पहली बार कोई ट्रैकिंग शुरू करना चाहता है, आप थीनी टॉप करिए। और मैं निर्विवाद रूप से तो नहीं, बट हाँ, मेरा मानना है कि भारत का सबसे सुंदर बिगनर ट्रैक है थीनी। और दूसरा इससे बढ़ के अगला लेवल आता है शिमगा का। जी। तो जैसे मैंने बताया कि थीनी ट्रैक का पहला दिन है गंजाऊ, जिसको एक दिन में भी कर सकते हैं आप, अगर समय नहीं है और 2 नाइट जंगल में नहीं रुकना चाहते हैं तो डे ट्रैक कर लें गंजाऊ का, या वहाँ नाइट रुक लें। सिमिलरली शिमगा का जो पहला दिन है, शिमगा का जो पहाड़ है वो थीनी से 1,000 फीट ऊपर है। थीनी 11,500 है, शिमगा 12,500 फीट है समुद्र तल से। और इसका जो पहला दिन होता है वो सरा लेक होता है। अच्छा, आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊं कि जो बहुत फेमस ट्रैक है, शायद हरियाणा के काफी लोग वहां जाते होंगे, केदारकंठा। जी जी, उत्तराखंड। हाँ, केदारकंठा तो बहुत प्रसिद्ध ट्रैक है। जी जी। तो शिमगा जो टॉप ट्रैक है वो हिमाचल का केदारकंठा है एक तरह से। वाह। क्योंकि बिल्कुल सेम इसकी हाइट है, 12,500 फीट जो समिट की हाइट है। आपको केदारकंठा में भी पहले दिन जूडा का तालाब नाम की जगह मिलती है, एक छोटा सा पॉन्ड है जी। जबकि आपको शिमगा में एक ज़्यादा ऊंचाई पे एक लेक मिलती है, सरा लेक, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड लेक है और एकदम नेचुरली प्रिजर्व्ड है। उसके बाद आप इसमें रिज वॉक करके समिट की तरफ जाते हैं। सिमिलरली केदारकंठा में भी रिज वॉक करके समिट की तरफ जाते हैं। और यहाँ अलग जो है केदारकंठा से वो ये है कि यहाँ भीड़ नहीं है, यहाँ गंदगी नहीं है, सफाई है, क्योंकि लोग आए ही नहीं है। हाँ, केदारकंठा पे तो बड़ी भीड़ रहती है। जी, हजारों लोग चले होते हैं। तो मेरा मानना है कि भारत में थोड़ा सा टूरिज्म में भी भीड़ चाल चलती है। भीड़ चाल की बजाय अगर हम कुछ नए ऑप्शंस देख रहे हैं तो शिमगा एक ऐसा ट्रैक है। हालांकि मैं बिगनर ट्रैक नहीं कहूँगा, पहले थीनी जो है बिगनर ट्रैक है। सरा लेक तक आप जा सकते हैं ऐसा बिगनर ट्रैक, वो भी थोड़ा सा टफ है। लेकिन अगर आप शिमगा कर रहे हैं तो आपको सरा लेक एक बेहतरीन ऑप्शन है पहला नाइट। वहां से ही ऊपर हम रिज पे चढ़ते हैं। रिज यानी कि पहाड़ का वो भाग जो धुरी की तरह होता है जी। और उसके शिखर तक जाता है। तो हम रिज वॉक करते हुए फिर शिमगा थाच में स्टे करते हैं और फिर तीसरे दिन जो है शिमगा टॉप का समिट करते हैं 12,500 फीट। और अभी वो बर्फ में भी हम करा रहे हैं, अगर कोई इच्छुक हों लोग तो वो अभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं मार्च तक। बट हम ये सारा साल करते हैं और अप्रैल से लेके नवंबर तक जैसा थीनी का है, शिमगा भी आपको बड़ा बढ़िया मिलेगा। ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, अभी थोड़ी सी ज़्यादा इस समय तो बहुत ज़्यादा बर्फ भी है ना। जी, बर्फ है, बट हो जाता है वॉक उसमें। हमारे पास इक्विपमेंट हैं उस तरह के, जैसे गेटर्स यूज होते हैं, आपको हम ट्रैकिंग पोल देते हैं और उस तरह से हम आपको गाइड भी करते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे कि आपको स्नो ट्रैक करने के लिए क्या करना है। बट ये बिगनर स्नो ट्रैक है, मतलब कुछ स्नो ट्रैक होते हैं जो जिसमें आपको हैवी इक्विपमेंट और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। इनमें रिस्क फैक्टर नहीं है। तो इस तरह की वॉक है कि आप उसमें मतलब आपके कुछ आपको हो जाए ऐसे चांसेस कम है। तो कोई भी जो पहला जिंदगी में स्नो ट्रैकिंग करना चाहता है वो शिमगा थीनी ट्राई कर सकता है। तो ये 2 ट्रैक हैं जो मुझे लगता है आने वाले समय में भारत के बहुत प्रसिद्ध ट्रैक होंगे। अभी तो इन पे काम हम ही लोग कर रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं। बट नेचर तो कहीं कुछ बदलाव नहीं लाता। तो केदारकंठा पे जैसा नेचर है वैसा ही यहाँ भी है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क तो जैसा मैंने बताया दुनिया के 12 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है, क्योंकि वहाँ पे उतनी संपदा है, नेचर है, जो कि अभी अनछुआ है।
तो जीएचएनपी के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि ये कितने दिन का ट्रैक होता है, कितने दिन, कहाँ कहाँ? हम दो विजन से काम कर रहे हैं हिमालय के अंदर कि एक जो हिमालय में टूरिज्म अनइवन है वो अनइवन ना हो, मतलब एक हर जगह कुछ लोग हों। और होता क्या है कि मनाली में उस तरह के लोग पहुंच जा रहे हैं जिन्हें भीड़ भाड़ नहीं देखनी, बट उन्हें पता नहीं चल रहा है कि भाई हम जीएचएनपी में आ सकते हैं जो मनाली की ही हाइट है और यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, बट कई लोग हैं जिन्हें भीड़ भाड़ देखनी है। तो वो दोनों तरह के लोगों को जानकारी सही तरीके से उपलब्ध हो, तो उसकी कोशिश प्रयास हम कर रहे हैं। यानी कि जानकारी होना जरूरी है, जानकारी हो हर जगह। जिस व्यक्ति को जीएचएनपी के बारे में पता होगा वही रुक करेगा, वही आ पाएगा ना, क्योंकि चीजें तो हैं बट लोगों को पता ही नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि जीएचएनपी जो है इंडिया का यंगेस्ट नेशनल पार्क है, हम बात सबसे नया कर रहे थे। जी जी। और अब चूंकि उसमें गुणवत्ता तो बहुत है, उसमें पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन इसीलिए वो अवार्ड जीत रहा है, बट लोग नहीं जानते इसलिए वो खाली पड़ा है। हाँ, मैं इसीलिए आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मार्गदर्शन करें हमारे श्रोताओं का कि जीएचएनपी की यात्रा हम कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ खत्म होगी, इसमें कितने दिन लगेंगे और क्या क्या हम बीच में रुक के देख सकते हैं? देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के इको जोन को आप गाड़ी से देख सकते हैं जी। तो इसके लिए आपके लिए 2 दिन 2 नाइट्स से लेके 5 नाइट्स तक का प्लान कर सकते हैं गाड़ी से अगर घूमना है तो। ठीक है। इसमें कुछ एक जगह ऐसी हैं, बट इसमें जैसे सैंज घाटी और तीर्थन घाटी दोनों आप कवर कर सकते हैं 7 दिन में। अगर आप केवल सैंज घाटी के ही इको जोन को देखना चाहते हैं तो 2-3 दिन 4 दिन में आप गाड़ी से देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप इको जोन से अंदर जाना चाहते हैं तो आपको पैदल ही जाऊंगा पहली बात। और जैसे इसकी जो प्रमुख नदी है सैंज घाटी, जैसे तीर्थन में तीर्थन नदी है, हाँ। जो यहाँ के तीरथ नाम के ग्लेशियर से निकलती है जी। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का जो हमारे हिसाब से, अब चूंकि हमारा जो अब अनुभव और जो एक्सप्लोरेशन है वो थोड़े से आगे के पायदान पे है, तो हम ग्लेशियर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी एक वर्जिन पीक्स भी कर रहे हैं, कुछ इनका नाम दे रहे हैं हम। और आशा है कि जो लोग प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं, माउंट एवरेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एकदम से माउंट एवरेस्ट नहीं करते हैं। 8000 मीटर की पीक के लिए आपको पहले 5000 मीटर, 6000 मीटर, 7000 धीरे-धीरे अभ्यास करना होता है, छोटे ट्रैक करने। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में ऐसे 24 से 25 पीक्स हैं जो 5000 से 6000 मीटर के बीच में हैं और अननेम्ड हैं, आओ आप नाम दो। तो इसके लिए आपको मिनिमम जो अगर मेन ग्लेशियर के पॉइंट पर जाना है तो आपको 7 डेज लगते हैं रक्तीसर ग्लेशियर जाने के लिए जी। जिसको 80 किलोमीटर का करीबन का टू एंड फ्रो, और 40 जाना 40 आना। अगर आप इसके अंदर पार्क तक बाउंड्री देखना चाहते हैं तो शक्ति और मरोड़ नाम के 2 गांव हैं। शक्ति मरोड़ तक गाड़ी जाती है? नहीं सर, ये पैदल है ये। तो हमने गाड़ी कहाँ पार्क करनी पड़ेगी? गाड़ी हमें निहारनी में लगानी पड़ेगी। तो निहारनी जो जगह है वहाँ रोड खत्म हो जाता है, जो नीचे की मेन रोड है सैंज की। और अगर आप ऊपर जाएंगे तो शानगढ़ में आगे बरशांगढ़ गांव आएगा, वहां पे रोड खत्म हो जाएगा, जिसके आगे शुमगा पहाड़ है जी। तो ये 2 जगह हैं जहां रोड खत्म हो जाता है। इसके बाद आपको पैदल जाना है। तो अगर नदी किनारे चलना चाहते हैं तो निहारनी में गाड़ी छोड़ेंगे और फिर आप पैदल चलेंगे। पहले आपको बाहा नाम का गांव मिलेगा, फिर आपको शुगाड़ नाम का गांव मिलेगा, फिर आपको शक्ति मिलेगा, पहला विलेज। शक्ति में आप स्टे कर सकते हैं। वहाँ फॉरेस्ट का छोटा सा रेस्ट हाउस तो नहीं है, वो गार्ड हाउस है, बट वहाँ टेंट लगा सकते हैं जी। चिमनी वगैरह वहाँ पे है। और उसके आगे आप मरोड़ गांव 6 किलोमीटर और पड़ता है। जो स्कूल है वो शक्ति में है, जो जहाँ भी हम सामान भी ले गए थे फरवरी में। तो जो मरोड़ गांव है वहाँ से बच्चे रोज 6 किलोमीटर का हाइक करते हैं, ट्रैक नहीं हाइक, एक साइड का, आना जाना 12 किलोमीटर। देखिए, ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है, क्योंकि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के पास बहुत कुछ है दिखाने को। वो आपका समय कितना है आप हमें बताएंगे कि हम मेरे पास 2 दिन है, 3 दिन है, 4 दिन है, और हर तरह की समय के हिसाब से यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है। तो 1 नाइट का भी ट्रैक हो जाएगा, 2 नाइट का भी हो जाएगा, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि मिनिमम आप 3-4 दिन लेके आए। तो अगर मेन पार्क एरिया तक पहुंचना है आपको, परकाची मेडो पड़ता है मरोड़ गांव के बाद, जहां से मेन पार्क एरिया शुरू हो जाता है। और ग्लेशियर्स देखने हैं तो कम से कम 7 से 10 दिन जी जी। और ये बाद में जस्ट वॉकिंग ही कर रहा हूँ, उसमें आपको कोई कुछ टेक्निकल नहीं करना है जी। आपको आपका सामान भी उठाया जाएगा। ये एक तरह से लेजर ट्रैक होगा, बट अगेन इसमें चलना तो आपको खुद पड़ेगा। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क बिल्कुल रॉ है। मुझे मौका मिला है रक्तीसर ग्लेशियर खुद भी जाने का। शक्ति और मरोड़ में 2-3 बार गया हूँ।
थीनी और शुमगा जो है मैं रिकमेंड करूंगा, इससे शुरुआत कर सकते हैं लोग GHNP सैंज में। तो इसके लिए कोई परमिट की भी आवश्यकता होती है? जी बिल्कुल, आपको ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क से परमिट लेना होता है। अभी के लिए ये 200 रुपये पर डे है इंडियंस के लिए, स्टूडेंट के लिए 100 रुपये पर डे है। और इसमें कैमरा का भी आपको चार्ज देना होता है अपने 100 रुपये पर यदि डे। आप कोई वीडियो शूट वगैरह करते हैं हाँ, कैमरा ले जा रहे हैं तो। और आपको टेंट का भी चार्ज देना होता है आपका पर नाइट का। आपको टेंट टॉयलेट का भी चार्ज देना होता है पर नाइट का, जो हम हैंडल कर लेते हैं। ये परमिट्स वगैरह हमारी कंपनी लेके ही जाती है। परमिट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको पार्क के अंदर कुछ भी होगा तो रेस्क्यू जो है पार्क एडमिनिस्ट्रेशन तभी करेगा जब आपने परमिट लेके गए हैं। तो कोई और अगर वैसे भी जा रहा है, क्योंकि अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई आप, हमारी कंपनी ही एक ऑप्शन है, लेकिन आपको परमिट लेके जाना होता है, आपको लेने चाहिए। तो आप इतने लोगों को यात्रा करवाते हैं GHNP की, तो ऐसा सावधानी रखते हैं कि वहाँ लोग पार्क को गंदा ना करें या उसका सभी जो नियम कानून का पालन करें और एहतियात रखें, सावधानी से चलें, या इस तरह का कुछ? जी बिल्कुल सर, हमारी जो टीम है, एक तो वो सारे सर्टिफाइड लोग हैं। सर्टिफाइड केवल GHNP से नहीं है, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से उन सब ने कम से कम BMC किया हुआ है, यानी बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स जिसे वो है। ये भारत के 3 इंस्टीट्यूट कराते हैं, मनाली में कराते हैं, उत्तरकाशी में कराते हैं, कश्मीर में कराते हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे GHNP के भी सर्टिफाइड जो गाइड का एक लाइसेंस होता है, वो हमारे टीम के सभी मेंबर्स के पास है। दूसरी बात, हम जो भी हमारा ग्रुप जाता है उसमें हम 1:1 रेशो रूल फॉलो करते हैं, यानी कि एक क्लाइंट के साथ एक पोर्टर होगा। इससे हमें रेस्क्यू के टाइम पे, कोई इमरजेंसी के टाइम पे हर तरीके से मदद मिलती है। और ये भी मेक श्योर करने में, कोऑर्डिनेशन में भी आसानी होती है ग्रुप के साथ, प्लस कोई कुछ कर रहा है तो नज़र भी रख पाते हैं, क्योंकि अंदर केवल पार्क के रूल्स नहीं है। जी शरद जी, आपने GHNP के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। अंतिम जो सवाल है मेरा आपसे, कि आप विंटर स्पीति भी करवाते हैं और आजकल स्पीति का बड़ा क्रेज है लोगों में। विंटर स्पीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, स्पीति जो है वो ट्रांस हिमालयन एरिया है, और ट्रांस हिमालय, मैं उसके डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसे ही एक फौरी तौर पे आपके श्रोताओं को बताऊं जी, वो तिब्बत और ग्रेट हिमालय, यानी कि हिमालय जो रेंज है और तिब्बत के बीच का हिस्सा है, यानी हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है, कोल्ड डेजर्ट है। तो हमारे भारत में नेलोंग वैली उत्तराखंड में, हिमाचल में स्पीति, और फिर लद्दाख, और कुछ इलाका सिक्किम का है जो कोल्ड डेजर्ट है। हिमालय में हर जगह एक ऑल्टीट्यूड के बाद कोल्ड डेजर्ट मिलता है, और कोल्ड डेजर्ट गर्मियों के टाइम में कोल्ड डेजर्ट है, सर्दियों के टाइम में वो लेजर ट्रैवल के लिए नहीं है। हाँ, रोड जरूर खुला रहता है स्पीति के लिए। तो जैसा मैं आपके सवाल का जो आशय था वो समझ रहा था, बिल्कुल जा सकते हैं आप विंटर स्पीति, हम लोग ऑर्गेनाइज भी करते हैं, बट कोई भी गाड़ी लेकर के नहीं। कम से कम आपकी गाड़ी 4x4 होनी चाहिए। 4x4 का मतलब होता है कि ये ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी के पीछे लिखा है तो वो 4x4 हो जाएगी। उसमें एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपके चारों व्हील्स को पावर जाने लगती है, और जिनकी गाड़ी में ये सिस्टम है वो ही लोग विंटर में स्पीति का प्लान करें। लेकिन केवल 4x4 होना ही गारंटी नहीं है कि आप वहाँ सेफली ट्रिप कर पाएंगे। आप स्नो चेन्स भी होने चाहिए, और स्नो चेन्स के अलावा आपके पास एक्सपीरियंस ड्राइवर भी होना चाहिए जो बर्फ पे गाड़ी चलाने का अभ्यस्त हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप ड्राइवर लेकर ही जाएं पहाड़ों से। तो हाई ऑल्टीट्यूड में किसी एक्सपीरियंस्ड कंपनी या एक्सपीरियंस गाइड के ही माध्यम से जाएं। और इसके अलावा भी कई चीज़ें और ध्यान रखने के लिए होती हैं। गाड़ी के अलावा आपका जो शरीर है वो अभ्यस्त नहीं है -15 में रहने का, और -15 डे टाइम का टेम्परेचर बता रहा हूँ मैं स्पीति का आजकल। रात के टाइम में -25 तक पहुँच जाता है। तो बाई चांस आप फंस गए, मान लीजिए कहीं बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई आपकी, तो आप मर जाएंगे इस ठंड से। हाइपोथर्मिया जो होता है वो हो जाता है। हेप और हेस भी बहुत जल्दी होता है, जिसे AMS भी बोलते हैं, एंटी माउंटेन सिकनेस, ठंड में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तैयारी की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही नहीं जा सकते। तो अगर किसी को जाना है तो मैं सलाह दूंगा, बिल्कुल प्लान करें, 1 महीने पहले से प्लान करें। अभी मार्च तक कर सकते हैं विंटर स्पीति, बहुत तैयारी से, बहुत ध्यान से, और बहुत ही अच्छे वाहन के साथ जिसमें वो सुविधाएं होनी चाहिए जो मैंने बताया। शरद जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। अब मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे श्रोताओं को अपनी एक छोटी सी कविता पेश करें। मैं कोई बहुत
प्रोफेशनल लेखक अपने आप को नहीं मानता हूँ, मैं तो मौसमी लेखक हूँ। कभी कभार अपनी भावनाएं व्यक्त कर लेते हैं। तो एक कविता है जो मेरे ध्यान में आ रही है, जिसका शीर्षक है मैं शून्य में विलीन हूँ जी। तो उसकी चंद पंक्तियां मैं सुना देता हूँ, शायद आपके श्रोताओं को ठीक लगे। मैं अक्सर जो है वीर रस में लिखता हूँ, तो ये कविता भी जो है वीर रस की है। पर्वतारोही अक्सर वीर रस पे ही लिखते हैं। ये संयोग हो सकता है, आप शुरू मैं करें। तो अपने आप को पर्वतारोही भी नहीं लगेगा। मानता। खैर, आकार से विहीन हूँ, आकार से विहीन हूँ, अदृश्य में आसीन हूँ, ध्वनि से भी हीन हूँ, मैं शून्य में विलीन हूँ। मैं अगटा पर परोक्ष हूँ, मैं ही जीवन में ही मोक्ष हूँ, अजन्मा मृत्युहीन हूँ, मैं शून्य में विलीन हूँ। मैं ही वार में प्रहार हूँ, मैं ही गर्व अहंकार हूँ, मैं ही वार में प्रहार हूँ, मैं ही गर्व और अहंकार हूँ, खुद से ही रण में लीन हूँ, मैं शून्य में विलीन हूँ। प्रकाश पर सवार हूँ, मैं घोर अंधकार हूँ, शक्ति से भी क्षीण हूँ, मैं शून्य में विलीन हूँ। ब्रह्मांड का मैं सार हूँ, हर तरह का मैं प्रकार हूँ, मैं ही आकाश और जमीन हूँ, मैं शून्य में विलीन हूँ। धन्यवाद सर। शरद जी, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी। आपने ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में बताया, सेंज घाटी के अनछुए ट्रैकों के बारे में भी बताया। इसी के साथ आपने जानकारी दी ठंडे रेगिस्तान स्पीति के बारे में। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जब दिलों की बातें शब्दों में ढलती है और हाँ मुलाकात बन जाती है एक यादगार कहानी। मिलिए उन लोगों से जिनके अनुभव, सोच और जज्बात बना देते हैं उन्हें खास। दिल से दिल तक जुड़ती है बात, यही तो है सच्ची मुलाकात। सुनिए मुलाकात, मुलाकात, जहाँ हर कहानी जिंदगी से मिलती है।